हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 11 इस नदी की धार में। ये गज़ल है और इस गज़ल के जो रचयिता हैं श्री दुष्यंत कुमार जी हैं। पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। श्री दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के अंतर्गत आने वाले राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में समाप्त कर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के बल पर ही जीविका यानी काम करने के लिए सरकारी नौकरी कर ली और इसके लिए इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इनका निधन बहुत ही कम आयु में 30 सितंबर सन 1976 को हो गया था। दुष्यंत कुमार जी का सृजन बहुत आयामी है और इनके कला पक्ष की ओर देखें तो गज़ल लेखन के क्षेत्र में देशव्यापी ख्याति इन्होंने अर्जित की है। इनकी रचनाएं जो है इस तरह से हैं। एक संग्रह है साये में धूप, ये खंड काव्य है। एक कंठ विष पापी, ये काव्य संग्रह है। सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत। इसके अलावा उपन्यास इन्होंने लिखे हैं जो है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष आदि। भाव पक्ष अगर देखते हैं इनका तो कविवर दुष्यंत कुमार जी का काव्य स्वरूप मार्मिक भावों और संवेदनाओं का भंडार है। उससे देश प्रेम का जहाँ विशाल चित्र फैला हुआ दिखाई देता है तो वहीं दूसरी ओर जीवन की कटु सच्चाई के साथ जीवन की अपेक्षाओं के भी रूप प्रतिरूप उभरते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों के भरपूर चित्र खींचने में कविवर दुष्यंत कुमार जी पूरी तरह समर्थ दिखाई देते हैं। कला पक्ष में इनकी विशेषताएं और भी हैं। तो कविवर दुष्यंत कुमार जी की कला पक्षी विशेषताएं बहुत ही अनूठी हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है सरल, सुबोध और सटीक शब्द चयन से पुष्ट हुई भाषा का ये उपयोग करते हैं। और जहाँ तक इनकी शैलीगत विशेषताओं का प्रश्न है तो वह पूर्ण रूप से भावात्मक और चित्रात्मक है। उसमें बिंबों और प्रतीकों की सजीवता एवं रसों अलंकारों की सुंदर योजना अत्यधिक मोहक दिखाई पड़ती है। साहित्य में स्थान देखें तो कविवर दुष्यंत कुमार जी का हिंदी गज़ल के रचनाकारों में अत्यधिक चर्चित और सम्मानपूर्ण स्थान है। हिंदी गज़ल के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है जिसे कोई कभी नहीं भुला सकता है और इसी के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी उससे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी। स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस नदी की धार में गज़ल का सारांश एक बार समझा दें। पहले प्रस्तुत गज़ल में आशा और विश्वास के पूरे जोर शोर से उत्साह जगाया गया है। एक ऐसी आशा जो खंडित होते होते बचने की अपनी शक्ति नहीं खो पाती है। इसलिए गज़लकार दुष्यंत कुमार जी का कहना है कि नदी की धार बहुत अधिक तो है लेकिन उससे ठंडी हवा आती रहती है। ऐसी तेज़ धारा में एक जर्जर यानी टूटी फूटी नाव ऐसी है जो आने वाली लहरों से मुठभेड़ करने की बार बार कोशिश करती है। एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती जो है वह भी जल उठेगी। खंडहर सी उदास और जंगली फूल की तरह आदमी की गूंगी पीर यानी इंसान की जो बिना बोले जो अंदर के अंदर जो तकलीफ़ मनुष्य सहन करता है, तो इस तरह की तकलीफ़ को इन्होंने गूंगी पीर कहा है। तो ये गूंगी पीर गाती है, एक चादर से ढकी अंधेरे की सड़क भोर तक चली जाती है। यानी एक अंधेरे से ढकी हुई पूरी सड़क जो है उसे उम्मीद की किरण यानी एक दिन उसमें ज़रूर रोशनी आएगी। जिस तरह से हर घनी अंधेरी रात के बाद एक सुबह सूरज की रोशनी से पूरी तरफ चारों तरफ उजाला फैला देती है, इसी तरह धूप में पड़ी हुई नदी कभी कभी पत्थरों से ओट में कुछ कह लेती है। किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हुई, इस बात का तनिक मलाल नहीं होता है। इस बात का गर्व ज़रूर है कि आकाश की तरह उसके पास चौड़ी छाती तो है। यानी बहुत ही उम्मीद भरी गज़ल इसमें इन्होंने लिखी है। बहुत ही खूबसूरती से शब्दों का चयन करके सटीक भाषा का उपयोग करते हुए इन्होंने बहुत ही खूबसूरत रचना की है।
स्टूडेंट्स, अब हम आपको गज़ल की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी सी ही सही गाती तो है। इसके लिए संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य कक्षा 10वीं में संकलित गज़लकार श्री दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल इस नदी की धार शीर्षक से ली गई है। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने जर्जर और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने का प्रोत्साहन दिया है और वो कहते हैं कि चूँकि नदी की धारा बहुत तेज है, उसमें बहुत प्रवाह है और अधिक उफान है, फिर भी उससे सुखद और आनंददायक ठंडी ठंडी हवा तो स्पर्श करती रहती है। इस नदी की ऊंची ऊंची उठती लहरों से टक्कर लेने वाली टूटी फूटी नाव की हिम्मत काबिले तारीफ़ है। यानी टूटी फूटी नाव हिम्मत नहीं आ रही है इतनी ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों के आगे भी। गज़लकार का पुनः कहना है कि दिए में तेल से भीगी हुई बाती है, जो उम्मीद को बनाए रखने वाली बात है। अगर एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए की बाती जलकर रोशनी कर सकती है। आज समय ने समाज को इतना अधिक दुखद और असहाय बना दिया है कि उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। उसका सामना करना तो और भी कठिन है। इससे आज आदमी की जो पीड़ा है बहुत ही दुखद हो गई है। ऐसी दशा में वह हर प्रकार से पीड़ित उस आदमी की तारीफ़ करना चाहिए जो गूंगा होकर भी अपनी पीड़ा का बयान करने की हिम्मत नहीं हारता है। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसको विशेष भी लिख सकते हैं और साइड हेडिंग काव्य सौंदर्य भी दे सकते हैं। वो इस तरह से है कि उर्दू शब्दों की प्रधानता है, शैली बहुत ही मार्मिक है, वीर रस का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई जो नदी पत्थरों से ओट में जा जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है। इसका संदर्भ हम आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरह से लिखना है, संदर्भ एज इट इज़ रहेगा। उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने निराशा और हताशा से घिरी हुई ज़िंदगी में जोश भरते हुए कहा है कि ज़िंदगी में धीरे धीरे विडंबनाओं और बाधाओं ने अपना प्रवेश करना शुरू कर लिया है, तो इससे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उत्साह मन का जो है उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर एक चादर से सांझ ने सारे नगर को ढकने का साहस किया है तो यह हौसला रखना चाहिए कि सांझ की एक ऐसी भी सड़क है जो अंधेरे को चीरती हुई भोर तक आगे निकल जाती है। इसमें कवि ने यही कहा है कि अगर एक दुख ज़िंदगी में आ गया है या एक विडंबना या एक मुश्किल आ गई है तो इससे हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ज़िंदगी आगे भी है और हर समय एक जैसा रहता नहीं है। अगर आज मुश्किलें हैं तो कल वो मुश्किल अपने आप दूर भी हो जाएगी। सिर्फ अपने कर्म अच्छी तरह से करते रहना है, प्रयास करते रहना चाहिए और मन का जो उत्साह जो उमंग है उसे कहीं भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए कहा है कि जो अंधेरे को चीरती हुई भोर तक आगे निकल जाती है, यानी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आई हैं वह थोड़े समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगी, फिर ज़िंदगी दोबारा फिर से खुशहाल हो जाएगी। इसी प्रकार सपाट मैदान यानी एक जैसा प्लेन मैदान में जो नदी चुपचाप पड़ी हुई है, यानी नदी चुपचाप पड़ी हुई है, वहाँ पर जो पानी है शांत दिखाई दे रहा है, उसको कवि ने बताया है कि चुपचाप पड़ी हुई है, वह व्यर्थ नहीं है बल्कि उसमें बड़ी जीवन शक्ति है। यह इसलिए वह कभी कभी पत्थरों से तो कभी ओट में होकर अपनी बात सुनाती रहती है। यानी पानी जो नदी का है
बहते हुए आगे जाता है और जाते हुए कभी पत्थर से टकराता है, कभी सपाट मैदान में से शांत होकर बहता है। तो उस नदी को देख करके प्रेरित करने की कोशिश की है, प्रेरणा दी है कवि ने इसमें कि उस नदी से सीख लेनी चाहिए कि कभी सपाट मैदान में शांत लेटी है और कभी वो पत्थरों से या पहाड़ों से टकराकर अपने मन की बात कहते जाती है और वहीं थमती नहीं है कहीं भी, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए मनुष्य को कहीं भी हार मानना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है और मुश्किलों से डरकर कभी अपने मन का उत्साह समाप्त नहीं करना है, कभी निराश नहीं होना है। तो इसमें यही बोला है कि यह इसलिए वह कभी पत्थरों से तो कभी ओट में होकर अपनी बात सुनाती रहती है। गज़लकार दुष्यंत कुमार जी फिर आगे कहते हैं कि उसे अपनी उपलब्धियों के नाम पर इस बात का कोई दुख नहीं है कि वह बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे तो इस बात का गर्व है कि वह किसी प्रकार के दुखों को सहने के लिए आकाश के समान अपनी छाती फैलाकर रखा हुआ है। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, इसको साइड हेडिंग हमने आपको पहले ही बताया, विशेष भी लिख सकते हैं और साइड हेडिंग में काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। भाषा में प्रवाह है, शैली चित्रमयी है और वीर रस का संचार स्पष्ट दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहले शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, नदी की धार और ठंडी हवा से क्या आशय है? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, नदी की धार और ठंडी हवा से आशय यह है, जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, कठोरता सरसता आदि आते ही रहते हैं, कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को दुख में आशा की किरण कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि को दुख में भी आशा की किरण नदी की धार में, चिंगारी में, गूंगी पीर में, सांझ के अंधेरे में, चुपचाप मैदान में लेटी हुई नदी में और आकाश सी छाती में दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, कवि ने इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है? इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, कवि ने इस पंक्ति में बाधाओं से पार होने के लिए उत्साह और विश्वास का भाव व्यक्त किया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपकी लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, दुख नहीं डैश डैश छाती तो है, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे, दुख नहीं डैश डैश छाती तो है पंक्ति का भाव जीवन में मिली हुई हार से निराश ना होकर किए गए संघर्षों और आत्मबल के प्रति गर्वित होने का है। इसके फलस्वरूप प्रस्तुत पंक्ति का भाव अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रस्तुत गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। प्रस्तुत गज़ल में जीवन की विडंबनापूर्ण परिस्थितियों का यथाशक्ति दृढ़तापूर्वक सामना करने का उल्लेख किया गया है। हमारे अंदर जो कुछ बची हुई और मंद पड़ी हुई शक्ति या क्षमता है वह कम नहीं है, वह बुझे हुए दीपक के समान होने के बावजूद प्रज्वलित हो सकती है यानी जल सकती है, बशर्ते हम आशा और विश्वास का दामन न छोड़ें। इसके लिए कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास की ज्योति जलाए रखने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है, इसका आशय यह है कि मनुष्य की पीड़ा की भले ही खुले रूप में अभिव्यक्ति ना हो पा रही हो, अर्थात कोई मनुष्य अपने मन की जो तकलीफ़ है उसको भले ही किसी से नहीं कह पा रहा हो, फिर भी वह किसी न किसी रूप में मुखरित तो अवश्य हो रही है, यानी किसी न किसी तरह से चेहरे पर भाव उसके प्रकट हो रहे हैं और उसके जो करीबी लोग हैं उसके मन के भाव को, उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, यानी वो समझकर उसकी तकलीफ़ को उससे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कवि का कहने का आशय यही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी की पीर की तुलना कवि ने किस किस से की है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आदमी की पीर की तुलना कवि ने जर्जर नाव से, भीगी हुई बाती से, खंडहर के हृदय से, जंगली फूल से, अंधेरे की सड़क से, निर्वचन मैदान में लेटी हुई नदी से और अनुपलब्धियां जो हैं यानी जो हासिल नहीं कर पाए उनसे की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अनुशीलन का, दी गई गज़ल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, आप उसमें से और भी लिख सकते हैं, उसमें तत्सम शब्द और भी हैं, नदी, हृदय, नगर, निर्वचन, आकाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, हवा, अंधेरा, आकाश, भोर। हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग 2 पर्यायवाची दिए हैं, आप इसके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं। नदी का लिखा है सरिता, दरिया, हवा का पवन, वरुण, अंधेरा का अंधकार, अंध या तम भी लिख सकते हैं इसका, आकाश का नभ, आसमान, भोर का प्रभात और सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें दिया है बाती, फूल, सांझ, पत्थर। इसके लिए तत्सम शब्द लिखेंगे, बाती का वर्तिका, फूल का पुष्प, सांझ का साय और पत्थर का पाषाण।